कुछ लोगों ने गुरु महाराज साहब से पूछा कि ये प्रभु गुरुडम क्या है। गुरु और गुरुडम ये बातें सुनने को मिलती है कि अरे छोड़ो गुरुडम है वहाँ। ये क्या है, गुरुडम क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति, कोई साधक जब उन्नत कर लेता है, योग्यता प्राप्त हो जाती है, तब वो अपनी बातों को समाज में देने के लिए एक संस्था का निर्माण करता है। संस्था का निर्माण करने वाला व्यक्ति सामान्य नहीं होता, असामान्य होता है। और समाज को हमें क्या देना है, उसकी एक प्लानिंग होती है। उस प्लानिंग के अनुसार कुछ लोगों को चुनता है, कुछ आवश्यक सामग्रियां, कुछ आवश्यक लोग, कुछ आवश्यक लोगों को चुनता है। ये जरूरी नहीं है कि चुने हुए लोग सब सही हों, क्योंकि इतने बल्क रूप में मिलते नहीं हैं, इतने संख्या में मिलते नहीं, ये कोई जरूरी नहीं। इसलिए उन्हें एक सुर देता है, अपना सुर उन्हें देता है, अपना ज्ञान देता है उसे, और उसी के माध्यम से अपने विचारों को, अपनी बातों को समाज के सामने रखता है। जो उसे इस्तेमाल करता है वही उसका डम है, डमरू। उन्हीं लोगों का नाम डमरू है, उसे डमरू बजाता है। जैसे डमरू के अंदर में एक स्वर निकालना है, तो डमरू के अंदर में रस्सी रहती है, रस्सी से टाइट रहता है, वो जैसे चाहे वैसे स्वर उससे निकाल लेता है। रस्सियों को थोड़ा ढीला करके, थोड़ा कड़ा करके, तो वो डमरू जो है उन्हीं के द्वारा अपनी आवाज को समाज में रखता है। वही उसके डमरू है। अब वो जो जिस डमरू को अपने हाथ में लेता है या करीब रखता है, उसको तो परांगत कर ही देता है, लेकिन वो चाहता है कि सभी डमरू परांगत हो जाए, सभी पर उसकी निगाह रहती है, सभी को कसता है, सभी को टाइट करता है, सभी को ढीला करता है, ताकि उसकी ध्वनि सही तरीके से निकल सके, समाज को प्रभावित कर सके, समाज को खुराक दे सके, समाज को उन्नत कर सके, उसकी बातें अच्छी लगने लगे, उसके स्वर में दम होने लगे। ऐसा करने के लिए उस डमरू की रस्सियों को कस करके उस ध्वनि को अच्छा निकालने की कोशिश करता है, और उसके माध्यम से समाज को वो देता है, उन्नत करता है।
अब जो हाथ में रखता है जिस डमरू को, उसको तो वो हमेशा साथ में है, इसलिए उसे तो हमेशा कसता है, क्योंकि उसे एक सेकेंड मैन बनाना है, क्योंकि उसकी संस्था चल नहीं पाएगी उसके बाद। तो इसलिए सेकेंड मैन पर बहुत ध्यान रखता है कि वो सेकेंड मैन मेरे जैसा होना चाहिए, तभी वो चला पाएगा। उसके सुर मेरे सुर से एकदम हूबहू मिले, उसमें जरा सा भी इधर उधर न हो उस डमरू। तो उसके नहीं रहने पर भी वो सेकेंड मैन फर्स्ट मैन बनता है, और फिर वो अपना सेकेंड मैन थर्ड मैन बनाता है। गुरु चाहता है कि हमारे सभी डमरू हमारे ही जैसे हो जाए, हमारे स्वर हर के मुख से निकलने लगे, हर का स्वर मेरा स्वर, हर का स्वर हो जाए। सफलता तो उसी में है, सफलता तो उसी में हो। कभी कभी ऐसा दुर्भाग्य हो जाता है कि वैसा नहीं बन पाने की वजह से उसके नहीं रहने पर धीरे धीरे हरास होने लगता है। जिस संकीर्णता को तोड़ करके वो आगे बढ़ता है, उसके नहीं रहने पर केवल डमरू रह जाते हैं, डमरू केवल डमरू रह जाते हैं। उसको कहते हैं गुरु डम, यानी गुरु का जो डमरू है वही रह गया। गुरु चला गया, केवल डमरू रह गए, डम रह गया, डम, जिससे वो बोलता था, जिसे आवाज निकालता था, जिसे अपने स्वर देता था। अगर उसके स्वर को निकालने में सफल हो पाए तब तो उसकी संस्था 100 बरस चलती है। 100 बरस के बाद कोई भी गाछ पेड़ मकान सब जर्जर हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, धीरे धीरे घसकने लगता है, क्योंकि उस आने वाली जो जनरेशन में जो डमरू बनते हैं उनके अंदर में कोई योग्यता नहीं होती। इसलिए जिन संकीर्णता को हम तोड़ के निकले थे, वो छोड़ के हटे थे, उन संकीर्णताओं को उन्हें लाचारी में उन्हें पकड़ना पड़ जाता है, क्योंकि वो मेहनत नहीं करते हैं, वो जीने खाने लग जाते हैं बस। और जो लोग ऐसा कर पाते हैं वो फिर गुरु बनते हैं, वो फिर सेकेंड मैन पैदा करते हैं। इस तरह से संस्थाएं करीब खींच तान के 100 वर्ष तक तो चली जाती है, उसके बाद हरास होने लगता है, नीचे आदमी गिरने लगता है, फिर उसी में से कोई पैदा होता है, बहुत दिन बाद कोई उसमें से फिर पैदा हो जाता है, क्योंकि इसका मटिया मिट नहीं होता है, हरास होता है, कमजोर होता है। और सभी उन्हीं बुतों पर, उन्हीं आधार पर, उन्हीं मौलिकता पर वो खड़ा होता है, उसकी संस्था जो पुरानी मौलिकता है। जैसे ये बिल्डिंग बना, आज 100 साल पहले जो बिल्डिंग बना, वो उसका आधार क्या था? सत्य का क्या आधार था? वही सीमेंट, वही बालू, वही पानी के जुग से बना है। और जो नया जो संस्था बनाता है, ऐसा नहीं कि अलग थलग है, उन्हीं मटेरियल वही होता है। जो बिल्डिंग बनाया है आज 500 साल पहले, जो बिल्डिंग बना 1000 साल पहले जो बना, सब में वही मटेरियल था। आज भी वही मटेरियल पर मकान खड़े होते हैं। उसके नक्शे अलग हो सकते हैं, उसके नाम अलग हो सकते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई आधार अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका जो सत्य है वही है। उस मकान का सत्य ही कोई सीमेंट पर खड़ा है, वो बालू पर खड़ा है, वो पानी के जुग से बना है। आज भी वैसे ही बनते हैं, वही सत्य है।
वही सत्य असत्य से दीवार खड़ी होती है, वही सत्य के वचन होते हैं, लेकिन थोड़ा सा नयापन रहता है उसके अंदर, क्योंकि पुरानी चीजों पर चलते चलते हल्फा माने धूल निकलने लगता है, धूल, और आदमी गिरने लगता है, फंसने लगता है। इसलिए एक नया रोड, एक नया तरीका, एक नया टेस्ट, एक नई ऊर्जा, ऊर्जा तो वही होती है, जो मुख्य ऊर्जा तो वही है, एक ही है सबका, लेकिन नक्शा नया होता है, नाम नया होता है, थोड़ा सा फेर बदल, तीसरे टेस्ट, जो टेस्ट जो है पुराने टेस्ट से कुछ अच्छा हो जाता है, एक टेस्ट अच्छा लगता है। तो बहुत अरसे जब बीत जाते हैं, जब सत्य भागने लगता है, केवल असत्य रह जाता है, एक बहुत बड़ी संस्था बन जाती है, बहुत बड़ा परिवार के रूप में बस जाता है, तो परिवार ही रह जाता है, सत्य नहीं रह जाता है। उसी को कहते हैं गुरुडम रह गया है, गुरुडम। बड़ा देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत लंबा चौड़ा विशाल उसमें भीड़ें होती हैं, बड़े अच्छे पारिवारिक रिश्ते भी होते हैं, लेकिन सत्य नहीं होता है, सत्य नहीं होता। जैसे एक वृक्ष पैदा हुआ और 100 बरस का हो गया, तो जो फलियां उनसे पहले मिलती थे, इतने बड़े बड़े फल होते थे, अब वो फल धीरे धीरे 10 बरस के बाद और छोटे हो गए, और छोटे हो गए, और छोटे, बड़ी बौने होते चले जाते। ठीक वैसे ही, ठीक उसी संस्था का जो सोच है बौनी होती जाती है, परिश्रम हट जाता है, लोग भोगी बन जाते हैं, केवल भोग करने में तन्मयता से भोग में लग जाते हैं, परिश्रम से भागने लगते हैं। इसलिए आगे चल कर के वो गुरुडम, केवल भीड़ तो दिखती है, और वहाँ हम बड़ी संख्या में खींचे चले जाते हैं, लेकिन मिलता है कुछ भी नहीं, फलियां बड़ी छोटी छोटी हैं, छोटी छोटी। पुनरुत्थान कभी उसमें से कोई बाद में निकलता है जिसका पुनरुत्थान हो जाता है, करता है फिर। और इस तरह से हमारी सोच बौनी हो जाती है, जहाँ से चले थे फिर वहीं पर आके पहुंच गए। जहाँ प्रथम गुरु ने लेकर हमको आगे बढ़ाए थे कि इन चीज़ों को छोड़ना है, इन चीज़ों को पढ़ना नहीं, वो उन्हीं को, उनके सहारा हम जीने लगते हैं, उन्हीं के सहारा हम जुड़ने लगते हैं। अब हमारे अंदर में ऐसा दम नहीं रहता है आगे चल करके कि उसको हम वो असत्य को तोड़ करके हटा दें। असत्य को तोड़ के हटा के हम जी नहीं सकते हैं, क्योंकि असत्य ही हमारा सहारा हो जाता है। वही गुरुडम है, उसको गुरुडम कहते हैं। कि भीड़ तो बहुत है, लेकिन ये भीड़ जो है गुरुडम की भीड़ है, गुरुडम की भीड़ है, गुरु की भीड़ नहीं है। गुरुडम की भीड़ नहीं होती है। सिंगन के ने लेने, हंसन के नहीं पांच, लालन के नहीं बोरिया, न साधु चले जमात। साधु कभी जमात में नहीं चलता, इतने साधु की जनसंख्या नहीं होती है। लाल जो होता है वो हीरा, वो बोरियों में नहीं मिलता है। और सिंह के लेहड़े नहीं होते हैं, इसलिए सत्य के लेहड़े नहीं होते, असत्य के बहुत लेहड़े होते हैं। क्योंकि सत्य तो मिलता नहीं है जल्दी, बड़ी परिश्रम करना पड़ता है, उतना कोई परिश्रम करना ही नहीं चाहता है, क्योंकि सुखी है अपने संसार से, असत्य से सुखी है। लेकिन सत्य को तो उभारने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। वो गुरु की असीम कृपा होती है, वही लोग निकल पाते हैं, निकल जाते हैं उनके रहते रहते। वरना भीड़ तो बहुत हो जाती है, लेकिन वो गुरुडम की भीड़ होती है, क्योंकि उन्हें बजाने वाला जो गुरु था वो नहीं रहा, कौन बजाएगा। इसलिए अपनी मनमानी स्वर निकालने लगते हैं, अपने अपने स्वर
अलापने लगते हैं, अपने अपने स्वर में बोलने लगते हैं। उन्होंने कहा कि यही गुरुडम है, गुरु नहीं है लेकिन गुरुडम रह गया। लेकिन ये फर्स्ट जनरेशन में नहीं होता है, सेकेंड जनरेशन से शुरू होता है। जो सेकेंड जनरेशन है वो उससे शुरू होता है। फर्स्ट जनरेशन तो उसके साथ में है और उसके कब्जे में है, वो बजा रहा है, इसलिए वहाँ कोई गलती होने की संभावना नहीं रहती है। सेकेंड जनरेशन में भी करीब करीब ये दाग नहीं आता है, लेकिन थर्ड जनरेशन से शुरू हो जाता है। थर्ड जनरेशन से ये कमियां आने लगती हैं, गुरुडम की कमियां आने लगती हैं और उस समय थर्ड जनरेशन तक ले वो भीड़ भी बहुत बढ़ जाती है। अब वो समय नहीं है किसी से मिलने का, किसी से बात करने का, किसी से बताने का, कुछ कहने का, कुछ पूछने का समय नहीं, इतनी भीड़ है। तो स्वाभाविक है गुरुडम उतरेगा ही उतरेगा वो, क्योंकि औकात से बाहर हो रहा है हमारा परिवार, औकात से बाहर हो रहा है हमारी भीड़। तो हम कैसे उसे संभाल पाएंगे, कैसे उसे देख पाएंगे, कैसे उसे चला पाएंगे? नहीं चला पाते, इसलिए गुरुडम होना स्वाभाविक हो जाता है। आगे आगे थर्ड पीढ़ी में नहीं हुआ तो फोर्थ में तो निश्चित हो जाना है। टोटल गुरुडम हो जाता है फोर्थ में, थर्ड में हो जाता है, थर्ड स्टेप में होने लगता है, फर्स्ट सेकंड चलता है। तो ये है गुरु और गुरुडम। गुरु के बाद चल जाने के बाद जो डमरू जो होते हैं उनकी जो रस्सी जो कसाई होती है, क्योंकि सेकेंड जनरेशन में वो भोगे होते हैं, देखे होते हैं, वो कड़ाई को झेले होते हैं, इसलिए वो सेकेंड जनरेशन रहती है तो संभालती है वो, क्योंकि उन पर आप बीती रहती है। लेकिन अब उनकी कड़ाई धीरे धीरे कम होने लगती है, सेकेंड थर्ड जनरेशन में कम होने लगती है। खुद ही अब वैसा नहीं कर पाते हैं, वैसा सजा नहीं पाते हैं। कमियां जब भी आएगी तो हम सजा नहीं पाते हैं उसे। हमारे पास जब कुछ भी नहीं रहेगा तो हम क्या भागते रहेंगे, बोलने से भागते रहेंगे, सजाने से भागते रहेंगे, करने से भागते रहे, क्योंकि क्या हम क्या बताएं, क्या दे, क्या समझाएं, इनको कैसा बनाएं, क्योंकि कुछ भी नहीं है मेरे पास। लेकिन जिसके पास रहता है वो तो कसते रहता है, वो तो चैन बैठने नहीं देता है। इतना कभी टाइट करता है, कभी बहुत ढीला कर देगा। कैसे आवाज सही निकल पाए इससे, क्योंकि सब विधि उसके पता है, सब उसका ज्ञान है, वो अद्वितीय है, असामान्य आदमी है। वो जंगल को काट कर रास्ता बनाने वाला है, पिच बनाने वाला है, नदियों को पाट करके वो पुल बना करके जा सकता है, उसके पास इतनी क्षमता होती है। वो किसी पर आश्रित नहीं होता है कि अमुक आदमी मेरे मदद करेगा, अमुक कोई कृपा करेगा, कोई उसी पर कृपा करने वाला कोई कृपालु नहीं होता है। जो कृपालु होता है उसके अंदर में बैठा हुआ है और वो कृपा कर रहा है, वो उसके साथ है, इसलिए निर्भीक है। इसीलिए उसके पास कोई भिखमंगाई नहीं होती है रास्ता बनाने के लिए या कोई मशीन बनाने के लिए। कैसे रास्ता बनाए, कौन रास्ता देगा, कौन जमीन देगा, क्या देगा, वो खुद बनाना चाहता है। इसलिए उसके पास कोई गरीबी होती नहीं, इसलिए उसकी संस्था बहुत अच्छी चलती है, उसके डमरू भी बहुत अच्छे होते हैं और वो जैसे वो चाहता है वैसे वो बजते हैं, वहाँ तक ले निश्चिंत रहता है। लेकिन 2-1 जनरेशन के बाद उनके अंदर ढिलाई आती है और वही केवल डमरू रह जाते हैं, गुरु भाग जाता है, गुरु रह नहीं जाता।